प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। जीव विज्ञान पहली यूनिट के आखिरी चैप्टर, चौथे चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने दो इसके पहले पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के दो वीडियो इसके पूर्व हम लोगों ने देखे होंगे। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें तो उनको मिलता रहेगा। इसमें जो आगे अपना टॉपिक पढ़ना है वो है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टर्म को याद रखेंगे, उल्व वेधन, ये प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसकी तकनीक समझाइए, एमनियोसेंटेसिस से समाज को क्या नुकसान है, इस तरीके से प्रश्न पूछा करता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको विधिवत समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया है। देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है, टेक्निक है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिशु के जन्म से पूर्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है कि पैदा होने वाली जो संतान है उसमें किसी प्रकार की विकृति तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा तो नहीं होगी, विकलांग तो नहीं होगी। इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने की ये तकनीक है जन्म से पूर्व। साथ ही इसमें इस बात का भी पता चल जाता है कि पैदा होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र या पुत्री, यानी यहाँ पर लिंग की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तकनीक इसलिए इजाद की गई, इसलिए इस तकनीक का आविष्कार किया गया कि ऐसी संतान पैदा होगी अगर जो विकलांग होगी, मानसिक रूप से विक्षिप्त होगी, किसी प्रकार का उसमें डिसऑर्डर होगा, आनुवंशिक कुछ विकृति होगी, तो ऐसी संतान को पैदा होने से कोई फायदा नहीं है, उसका भविष्य अंधकारमय होगा। इसके लिए सरकार ने अनुमति दे रखी है कानूनन कि ऐसी संतान को आने से रोका जाए, यानी उसका एबार्शन कराने की इजाजत सरकार ने दे रखी है। परंतु यह तकनीक का उपयोग ज़्यादातर लिंग परीक्षण के लिए, पैदा होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र या पुत्री, इसकी जांच के लिए इस तकनीक का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। इसलिए कई राज्य सरकारों ने इस तकनीक पर रोक भी लगा दी। हॉस्पिटल में जाइए, लिखा रहता है यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता, किंतु अंदर अंदर क्या होता है ये कोई कह नहीं सकता। तो यहाँ पर इस तकनीक में करते कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है जानना। जो फीट्स है, जो भी कहिए, भ्रूण जो है, ये कहाँ रहता है, यूटेरस में, गर्भाशय में, एमनियोटिक फ्लूइड में, एक द्रव जिसमें ये तैरता रहता है। भ्रूण की स्थिति कुछ यूं होती है कि जैसे मान लीजिए ये भ्रूण है, समझेंगे कोई डायग्राम वैसे नहीं है इसमें बनाने के लिए, परंतु अगर चाहे तो बना सकते हैं। जैसे ये भ्रूण है, मान लीजिए एम्ब्रियो, फोइट्स भ्रूण है। इस भ्रूण की स्थिति बता रहे हैं कि ये यहाँ से एम्ब्लिकल कार्ड, उसके नाभि से एम्ब्लिकल कार्ड लगा रहता है, इससे पोषण लेता है, और एक ये एमनियोटिक कह लीजिए उसमें तैरता रहता है। ये एमनियन है, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, योक्साइक पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इसमें जो है ये कोरियानिक विलाई होती है,
पूरे डायग्राम बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं। यहाँ हम लोगों को केवल ये जानना है कि जो ये एमनियॉन है और ये अंदर जो भरा हुआ द्रव है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसी द्रव में ये तैरता रहता है। ये कहां पर स्थिति दर्शाई जा रही है? ये है यूटेरस, यूटेरस गर्भाशय की, यूटेरस के अंदर ये कंडीशन मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस फ्लूइड को निकालते हैं। स्पेशल टाइप की सिरेंज होती है, विशेष प्रकार की निडिल होती है, और इस निडिल के द्वारा, ये निडिल है मान लीजिए, इस निडिल के द्वारा ये लंबी सिरेंज होती है, इस सिरेंज के द्वारा बिना भ्रूण को क्षति पहुंचाए, जो ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है, फॉइट्स है, इसको बिना क्षति पहुंचाए इस फ्लूइड को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, एमनियोटिक द्रव को। इसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी हैं, जान रहे हैं, जो द्रव को निकालते हैं। इस द्रव को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। और ये प्रक्रिया 15 से 20 सप्ताह का जब भ्रूण होता है उस समय ये प्रक्रिया की जाती है, एमनियोसेंटेसिस की जो प्रक्रिया है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, और उनमें जब एनालिसिस करते हैं, वास्तव में इसमें एनेन्सेफेली और स्पाइना बाइफिडा ये एंजाइम्स होते हैं, जिनके थ्रू इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इस द्रव की का क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं। इनमें चूंकि इसके द्रव में क्रोमोसोम्स होंगे, उनको प्राप्त करके हम भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस तरीके का भ्रूण होगा। जन्म के पूर्व बहुत ढेर सारे रोगों के बारे में इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे कुछ डिसऑर्डर, किसके कारण? क्रोमोसोम्स की, कह लीजिए, संख्या के घटने बढ़ने के कारण। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये 6 क्रोमोसोम्स में अंतर आने से 2n इक्वल कितना होता है? 45, 44 प्लस x, 44 धन x क्रोमोसोम्स, टर्नर सिंड्रोम। 44 धन x y, 2n इज इक्वल 47, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसी तरीके से कुछ ऑटोसोम्स की कमी के कारण सिंड्रोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स की कमी के कारण कौन से सिंड्रोम होते हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। यहाँ पर 2n बराबर 47 होते हैं। 21वें जोड़े में ध्यान रखेंगे, 2n बराबर क्या कहा गया? 47। 6 क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं, लेकिन 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े में 2 के जगह पर 3 क्रोमोसोम्स। 13वें जोड़े में पटाऊ सिंड्रोम। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे सिंड्रोम्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ जेनेटिकली जो डिसऑर्डर और भी हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस तकनीक का प्रयोग करके। इसी तरीके से इस तकनीक के द्वारा जो कह लीजिए कि RH फैक्टर हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फेफड़ों की अनियमितता, पैदा होने वाली संतान की विकलांगता, मानसिक रूप से वो सही है या विक्षिप्त है, इनकी जानकारी ये सब प्राप्त की जा सकती है। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक वो की गई, आविष्कार की गई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। केवल इसका दुरुपयोग किस रूप में होने लगा? दुरुपयोग इसका होने लगा लिंग परीक्षण के लिए। वल्ली लिंग परीक्षण करके सब ये ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र संतान को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जानकारी होने पर कि पैदा होने वाली संतति पुत्री होगी, तो ये तकनीक का दुरुपयोग होने लगा, केवल ये भ्रूण की हत्या तक सीमित रह गया। इसलिए इस तकनीक को
बंद करने की राज्य सरकारों ने घोषणा की। इस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। उसका रीजन यही था कि मादा संतान की, मादा भ्रूण की हत्या करना। सरकार देखते होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष रूप से इस पर बल दे रही है, महिला सशक्तिकरण पर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चल रहे हैं। तो इस तरीके से चूंकि संख्या उनकी घटेगी, हम ये भूल जाते हैं कि हमको जन्म देने वाली माँ भी एक स्त्री थी। तो इस तरीके का मादा भ्रूण की हत्या करना एक जघन्य अपराध है। समाज को इससे बहुत नुकसान होगा। जानते हैं, सृष्टि के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर रोल होता है। इसलिए इस तकलीफ पर अब अंदाजा लगाएं कि समाज के लिए क्या लाभकारी है या विनाशकारी है। इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाई, परंतु तकनीक तो अच्छी थी, तो इसको करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी और भी बातें हैं, क्योंकि जनन और स्वास्थ्य की बात यहाँ पर है, तो केवल इसी क्षेत्र में ही नहीं, अब इस क्षेत्र में भी बात करते हैं कि बहुत ढेर सारी दंपति पत्नी ऐसे हैं, कपल, जिनके संतान नहीं। जब संतान नहीं है तो उनके मन में भी किसी न किसी प्रकार की तकलीफ, पीड़ा है, और समाज की कल्याण के लिए ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं। वो किस तरीके से संततियों को प्राप्त कर सके, उनमें जो इनफर्टिलिटी है, उनमें जो कह लीजिए अनुर्वरता है, संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं है, तो उनको किस तरीके से हम खुशहाल बना सकें, इसके लिए भी बहुत ढेर सारी तकनीकी खोजी गई है। तो इनफर्टिलिटी यानी अनुर्वरता एंड और उसमें सहायक असिस्टेड यानी जो सहायक है, रिप्रोडक्टिव टेक्निक, रिप्रोडक्टिव तकनीकें, जो उससे मैंने अनुर्वरता और कह लीजिए कि जनन तकनीक, उसमें अनुर्वरता को दूर करने में जो सहायक जनन तकनीकी हैं, उनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम उपयोग कर सकते हैं। अनुर्वरता का मतलब होता है कि उस स्त्री या पुरुष से जो कह लीजिए कि संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी से मतलब है, नर उर्वरता से मतलब है कि जो द्वितीयक अंड बनते हैं, सेल्स बनती है अंडाणु की, सेकेंडरी ओसाइट सेल्स, उनको फर्टिलाइजेशन करने में अक्षम, यानी उनके स्पर्म पूर्ण रूपेण कह लीजिए या तो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, या उनकी मोटेलिटी, गतिशीलता उनकी नहीं है, क्योंकि गति करके जाकर के तब निषेचन करना रहता है। तो इस तरीके की समस्याएं जहां पर हैं, वहां पर इसको दूर करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि निषेचन पात्रे, किसी पात्र में निषेचन की प्रक्रिया कराना। सबसे पहले पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड, ये साइंटिस्ट हैं, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड, जिन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक का आविष्कार किया।
इस तकनीक में क्या करते हैं, ये तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उपयोग करते हैं ऐसी महिलाओं में जिनमें मान लीजिए कि अंडाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया में बाधा आ रही है, ओवरी में कुछ अनियमितताएं या फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, सूजन है कभी, या उसकी संरचना में कह लीजिए प्रॉब्लम है। ऐसी तकनीक के लिए जब इनमें प्रॉब्लम है तो ये निषेचन नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती, इनके लिए प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पुरुष में भी कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है कि उनके स्पर्म जो है बनने की प्रक्रिया में स्पर्म काफ़ी वीक बन गए, मोटाइल नहीं है, चल नहीं है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनका हम निषेचन किसी पात्र में, पेट्री डिश में बाहर निकाल कर कराते हैं। FSH हार्मोन जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका इंजेक्शन देते हैं, तो उसमें बहुत तेजी से फॉलिकल सेल्स में कह लीजिए कि जो कुटिका सेल्स, ग्रेफियन फॉलिकल है, वो बनाने लगती है अंडाणुओं को, और अंडाणुओं को बाहर निकाल लेते हैं एक नाभि के पास से, जहाँ पर वो ओवरी की वो है। ऑपरेशन करके भी इस तकनीक के द्वारा इनके अंडाणुओं को बाहर निकाला जाता है, और निकाल कर उसको क्या करते हैं, एक पेट्री डिश में वहाँ पर और उसके मेल पार्टनर के स्पर्म को मिलाकर निषेचन करा देते हैं। निषेचन करा देने के बाद में इनको क्या करते हैं, यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर पुनः क्या करते हैं, डाल दिया जाता है, और वहाँ पर फिर ये कह लीजिए उसका प्लांटेशन हो गया यूटेरस में, और वहाँ पर वो फिर विकसित होता है और नए शिशु को जन्म देता है। इस तरीके से उनको खुशहाल किया जा सकता है ऐसे दाम्पत्य को जिनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, अक्षम है, इनफर्टिलिटी है, ऐसे उनको खुशहाल किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी, आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्निक डेवलप हो गई है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि टेस्ट ट्यूब बेबी का भी नाम सुने होंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, पहली बार जो बनाया गया टेस्ट ट्यूब बेबी, वही मेल और फीमेल के शुक्राणु अंडाणु को निकालकर टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। निषेचन हो जाने के बाद में उस जाइगोटिक कोशिका में विभाजन शुरू हो जाता है, और जब वो 32 कोशिकीय 32 सेल्स स्टेज में पहुंचती है तो उसको उस रचना को डाल देते हैं यूटेरस के अंदर, और वहां पर वो क्या करता है, डेवलप करता है, आगे का विकास करता है। तो ऐसे खुशहाल किया जा सकता है। कभी कभी आजकल तो ये तकनीक हो गई है कि माँ के यूटेरस में गड़बड़ी है, बट उसमें ओवरी में अंडाणु बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसके अंडाणु को निकालते हैं, उसके हस्बैंड के शुक्राणु को भी निकालते हैं, फर्टिलाइजेशन करा करके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही बाहर, और एक ऐसी माँ का चुनाव करते हैं, द्वितीय कह लीजिए, जो उससे रिलेटेड होगा, जो माँ बनने में अक्षम थी, उसकी बहन है, उसकी माँ है, या उससे जो को रिलेटेड होंगे, उनके अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसी माँ को बोलते हैं सोरोगेट मदर। सोरोगेट मदर इस तरीके से भी संतान उत्पत्ति हो जाती है और उनको इसका जो है सुख प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरी तकनीक है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको बोल सकते हो गिफ्ट, GIFT। गैमिट कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, IVF, GIFT, गिफ्ट, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। गैमिट इंट्राफैलोपियन ये भी एक तकनीक ही है। कभी कभी क्या होता है कि मादा के, मान लीजिए फीमेल के यूटेरस में बहुत ज्यादा अम्लीयता के कारण, एसिडिटी के कारण, एसिडिक वहां पर नेचर, उसके कारण इस पर मर जाते हैं, आगे जाकर निषेचन नहीं कर पाते। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये विशेष प्रकार का उपकरण है जो उनके यूटेरस में इसको फिक्स कर दिया जाता है, जो स्पर्म को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है
इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें बचे रह जाते हैं और इस तरीके से उनको पहुंचा दिया जाता है, नष्ट न हो। और वहाँ पर जाकर ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं, या फिर मादा गैमीट को ही बाहर निकाल करके, और इस टेक्निक से वो भी तो वहाँ से बाहर निकालना उसको भी जरूरी है, और फिर निषेचन करा करके फिर उसके अंदर प्रवाहित कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? यूटेरस, वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसी तरीके से ये भी है, जिफ्ट भी है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन, जाइगोट को बने उसमें ट्रांसफर करते हैं यूटेरस में, वही टेस्ट ट्यूब बेबी वाली प्रक्रिया ही इसके अंतर्गत आती है। आजकल तो कोरियोनिक विलस बायोप्सी एक तकनीक है जिसमें बहुत शुरू के ही काल में एमनियोसेंटेसिस की तरह गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इनको जो बताया गया, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं जिनके विषय में हम लोगों ने चर्चा की, आपको जानकारी दी गई। इनको विशेष रूप से आप पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उनको आप करने का प्रयास करेंगे। तो GIFT जिफ्ट भी, ZIFT जिफ्ट है, उसका मतलब है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। GIFT गिफ्ट है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। इनको ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तकनीक हैं जिनके द्वारा हम स्टेरिलिटी को, अनुरूरता को दूर करके और ऐसे दंपतियों को जिनके पास संतति नहीं है उनको हम सुखी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो है ताकि हमको एक विशेष उत्साह मेरा बना रहे, मैं वीडियो बनाता रहूं। ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। आपका एक यूनिट पूरी आपकी समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो अगली यूनिट स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी, वो है जेनेटिक्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पूरे आपके 12th के बायोलॉजी की यूनिट है। इसको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।